स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। बोल दिया? यस सर। यस सर। मिल गई तसल्ली सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। ओ शिट, तो गलत पीपीटी खोल दी मैंने, यही थी। क्या दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना। चलो ठीक है, यही खोल लेते हैं। हाँ क्या दिक्कत है, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। यस, यहाँ तक है ना? यस सर। यस सर। हमने बात करी थी दो फोर्सेस के बारे में। फंडामेंटल फोर्सेस की डेफिनेशन कौन बताएगा? फटाफट बताएगा जो। बेसिक फोर्स। हाँ बोलो बेसिक फोर्स। बाकी सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए। वेरी गुड, एग्जैक्ट डेफिनेशन। इट इज दैट बेसिक फोर्स विच कैन, दीज आर दोज बेसिक फोर्सेस विच कैन एक्सप्लेन ऑल द अदर फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, है ना? ऐसी बेसिक फोर्स जो बाकी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर पाए, जो खुद किसी से ड्राइव ना हो बाकी, लेकिन बाकी सबको अपने से ड्राइव कर दे, है ना? ऐसा भी बोल सकते हैं। यस यस सर। किसी को कोई डाउट है? हैंड रेज करें इस बात पे फटाफट। तो फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ऐसी बेसिक फोर्सेस जो बाकी जितनी भी फोर्सेस है उसको एक्सप्लेन कर सके, राइट? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं फिर। तो पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। को मिला के हमने बोल दिया था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग बोल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्योंकि इन्होंने जो लिख रखा है वो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से है, और ये वीक फोर्स। चलो मैं एक सेकंड डाटा सेट कर लूं, इसके भी सेकंड। तो इससे पहले आप फटाफट बोलिए, कौन बताएगा मुझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती थी? सर which occurs between two masses. मतलब इनका जो रीजन हम समझ के चलते थे वो क्या था कि जो मासिस के बीच में, जो बेसिक कंसेप्ट था कि दो मासिस के बीच में जो फोर्स लगे वो कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सेकंड रुकोगे, बस एक सेकंड। ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी फोर्स क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो किसके बीच में लगती थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टू चार्जेस के बीच में। अभी ये बात किसने बोली? सर दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो लगती है। दोबारा बोलिए। सर दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में। और सर दो फोर्स, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है अट्रैक्शन की। एक सेकंड, हो गया सब सही। यस, दो चार्जेस के बीच में लगेगी और कहीं नहीं लगेगी क्या ये? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मैंने पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सिर्फ? चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में, बिल्कुल ठीक है, दो चार्जेस के बीच में, है ना? ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मासिस के बीच में। लेकिन ये जो मैं बोलूंगा ना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक टर्म भी आ गई, ये जो बात होगी ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स तक सीमित है अभी के लिए, अगर वो रेस्ट है। लेकिन अगर रेस्ट पर नहीं है तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीजें हो, राइट? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीजें हो, वहां पर कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर जो मैग्नेट के फोर्स में बीच में जो फोर्स लग रही है उसको मैग्नेटिक फोर्स नहीं बोल सकता क्या? यस सर। बोल सकता हूँ। तो अभी के लिए बोलो, क्योंकि तुम 12th में पढ़ोगे इसको, कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। ठीक है? डिपेंड करेगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो एक्सेलरेटिंग चार्ज बोलेंगे हम उसको, वो हम अभी पढ़ेंगे। वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अभी के लिए हम इतना नहीं समझेंगे क्योंकि हम 12th में पढ़ रहे हैं वो चीज। अभी के लिए तो समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। सारे बोलो, सारे शांत क्यों हो गए हो?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ हाँ, तो दो फोर्सेस तो हमने पढ़ ली थी, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, Yes, तो sir. अभी ये एक टेबल आएगी आपके सामने, ये इसको पढ़ो फटाफट। अच्छा, कोई ऐसा बालक भी है हमारे में, शायद पिछली बार इसी बैच में बोला था, किसी और बैच में बोला होगा, ये तो बात हमने डिस्कस नहीं करी थी ना स्ट्रेंथ की, तो ये की थी। नो सर। No, sir. अच्छा, किसी के पास अभी बुक पड़ी है कोई भी हाथ में फिजिक्स की? Yes, sir. चलो, अगर आप देखो तो उसके अंदर क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली कोई टेबल दिख रही है ऐसी ऐसी? सर कौन से पेज नंबर अरे पे? ऐसे नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना। कई बार ऐसा होगा कि आपको लिखा हुआ तो यही मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन इसका जो डाटा होगा ना वो अलग मिलेगा। ऐसा है ऐसा किसी के पास? चलो नहीं भी है तो आप घर जाके देख लेना। पर इसका क्या मतलब है, क्या ये जो डाटा स्क्रीन पर लिखा है वो गलत है फिर? नो सर। No, sir. क्या जो बुक में लिखा है वो गलत है फिर? नो No, सर। sir. फिर दोनों सही भी है और दोनों है भी अलग अलग, कैसे? सोचो। Sir है। सर बुक्स जो ये लेटेस्ट बुक्स का थोड़ा नहीं, पुराना होगा। रिलेटेस्ट ना लो, चाहे कोई और भी ले लो। हाँ, किसी ने बोला है, किसी ने बोला है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Sir मैं हाँ दीक्षा, आपके पास टेबल पड़ी है अभी, उसमें Yes, क्या sir. सेम डाटा लिखा हुआ है? रिलेटिव स्ट्रेंथ Yes, क्या sir. लिखा हुआ? सबसे पहले यही लिखा हुआ 10 to power -39, फिर Yes, sir. -13, फिर -2 और फिर 1, राइट? 1. Yes, हाँ, sir. इसमें सर स्ट्रॉन्ग क्या? मेरे बारे में डिफरेंट है। हाँ, कौन है ये बताइए? सर एक था। एक तक क्या लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पे? सिर्फ 1. अच्छा, और इधर 10⁻25. 25, इधर 10⁻36. 36, इधर? और 10⁻38. तो भाई डाटा तो दोनों है। अब एक तो एकता ने बोला, दूसरा किसने बोला था? दीक्षा। दीक्षा। अब बताओ भाई किसका डाटा ठीक है, दीक्षा का या एकता का? सर दोनों ही सही। दोनों ही ठीक है। फिर है तो दोनों अलग भाई। सर प्रिंटिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डिस्कवरी चेंज हो रही है। हैं? दोबारा बोलो। सर जिस टाइम सोच पे के बोलो। प्रिंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग मतलब नहीं 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 उसके नहीं, ऐसा relative थोड़ी होता। देखो, अब ये हम तो चलो, मेरी तो मैं मान सकता हूँ कि भाई मैं आज कॉलेज में था तो मैं जिम मारता था तो मेरे में ताकत ज्यादा है। अब मैं पढ़ाने लग गया हूँ, मेरी जिम छूट गई है तो मेरी ताकत कम होगी। क्या ग्रेविटेशनल सर फोर्स जिम जाती है क्या? सर ये जो है एक बुक में नेगेटिव में दिया, एक में पॉजिटिव में दिया है। हाँ, ये फर्क भी हो सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जिम जाती है कि पहले उसकी स्ट्रेंथ 10 to power -39 थी, अब 1 हो गई है? सर मार मार के जिम पॉजिटिव कर लिया अपने आप को, ऐसा कोई हो सकता है? सर सर हम्म सर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? भाई तो तुम्हें देखना है। ये क्वेश्चन किसने पूछा? सर विजुअल। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यही आंसर छुपा है, क्योंकि ये कैसी स्ट्रेंथ है, हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि हम आगे निकल सकते थे इसको ना छेड़े, इस क्वेश्चन को बिना भी, पर हमने छेड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। रिलेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, इस यही मैं बताना चाह रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर आंसर छुपा है। समझ में आ रहा है? अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो एक बच्चे से कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा। सर ज्यादा। द ग्रेट खली का नाम सुना है किसी ने? यस यस सर ज्यादा या कम है? यस सर। ज्यादा। अरे कोई था भी ज्यादा बोलने वाला भी था कोई? है ना? सर आप शादी है ना? उससे ज्यादा। आपका फेवरेट। नहीं, मारने की फोन में कर रहा हूँ। तो खली से तो मेरी स्ट्रेंथ कम है ना, राइट? यस सर सर इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। जैसे मैंने बोला, अब ये बताओ, ये लाइन सबको छोटी दिख रही है या बड़ी दिख रही है? ठीक ठीक दिख रही है, मीडियम। मैं ज्यादा छोटी। अरे रुको, सर जब ये तक इसके बताओ, साथ दूसरी लाइन नहीं होगी तब तक हम ये कंपेयर बताओ। वेरी गुड, किसने बोला?
स्नेहा। स्नेहा, बिल्कुल सही। मैं नहीं बता सकता ये छोटी है या बड़ी, किसके रिस्पेक्ट में। आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए, किसके किसके रिस्पेक्ट में। अब अगर कोई बोलता है बड़ी, अगर तुम में से कोई बोलता है ना बड़ी, तो मैं ऐसे कर देता, ये देखो, एक सेकेंड, अरे मेरे पेन को क्या हो गया, वाह, सही टाइम पे बच गया। तो मैं क्या करता, मैं ये करता, कोई बोलता बड़ी, तो अब ये लाइन क्या हो गई, छोटी अगर कोई बोलता छोटी, तो मैं इसके साथ एक ये लाइन खींच देता, तो अब ये लाइन क्या हो गई। मीडियम तो जब भी छोटी बड़ी तगड़ा पतला मोटा जो भी किसी को भी बात करते हैं हम स्ट्रेंथ, तो किस पे बात करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी के लिए कैलकुलेशन देखना, कुछ दिमाग तो तुम घर पे भी लाना, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो 1 है ना, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में वो कैसे आती है, वो भी आंसर है, लेकिन तुम खुद सोचो इसको। यहाँ पर मेरे वाले डाटा में 1 किसके आगे लिखा हुआ है, तो ये जो सारा डाटा है स्ट्रेंथ का, वो किसके रिस्पेक्ट में है, न्यूक्लियर फोर्स। यानी ऐसे बोलूंगा मैं, मेरे डाटा में पढ़ो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कितने टाइम्स है, पावर 10⁻². तो मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻² टाइम्स ऑफ EM फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ ना, राइट। यस सर अच्छा पूछूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, 10⁻39. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी किसके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Strong nuclear तो force. बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बड़ा कौन हुआ स्ट्रेंथ में, Strong nuclear force. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे आएगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कितने से डिवाइड करने पे, 10⁻39 डिवाइड करूंगा, यानी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मेरा मान लो 100 है वैल्यू, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे 39 जीरो से डिवाइड करूंगा, तब जाके क्या आएगी, समझ में आ रही है बात। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरा डाटा है वो किसके रिस्पेक्ट में है, Strong nuclear फोर्स से कितनी ताकतवर या कितनी कम ताकतवर है, वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितनी ताकतवर या कम ताकतवर है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितनी ताकतवर है या कम कम ताकतवर है. और जो एकता ने डाटा बोला है उसमें किसके रिस्पेक्ट में है सारा डाटा, Gravitational force. ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा ताकतवर या कितनी कम कम ताकतवर है. है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा ताकतवर या कम ताकतवर है, ठीक है। ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा ताकतवर या कितनी कम ताकतवर है. हैरी सिंह आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे, नो सर। फिर आपका हैंड रेज है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ये डाटा दोनों अलग क्यों हैं, यस सर Yes sir. क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऐसी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। पहले डाटा, मेरे वाले डाटा में जो रिलेटिव जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एकता वाले डाटा में बात कर रहे हैं उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यस सर Yes sir. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने सबने पढ़ा था किस किस के बीच में होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया किस रिस्पेक्ट में होता है ना, पढ़ लिया ना। यस इसको एक बार भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा नहीं और इसको हम थोड़ा सा आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा इसके बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इसको तुम समझ सकते हो क्योंकि तुमने इतना पढ़ रखा है कि ये तुम्हें समझ में आ जाए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो सबसे पहले हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सबने, राइट। Yes sir. एटम के अंदर क्या होता है, अरे इसको क्या हो गया भाई साहब, हाँ, Electron, एटम के अंदर proton, क्या होता है, neutron. और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन Proton. बाहर की तरफ घूरे होते हैं, राइट, ऐसा पढ़ा हुआ है होते हैं. है ना।
इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं ना। Yes, sir. ये अगर एटम Yes, है, sir. अभी के लिए हमने पढ़ा था यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, राइट। Nucleus. ऐसा हमने पढ़ा है अभी तक। तो मैं अगर इस न्यूक्लियस को उठा के यहाँ रख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Proton and neutron. प्रोटॉन और Neutron. न्यूट्रॉन। कोई ये तो नहीं कह रहा ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नो सर। No, sir. ठीक है, तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे Neutral. यानी जीरो चार्ज, नो चार्ज, राइट। Yes, sir. यस सर। किसके ऊपर ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नो नेट चार्ज, ठीक है, नो होता है जी? Net charge. नेट चार्ज। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो। नो नेट चार्ज क्यों बोला? हाँ बेटा, क्योंकि देखो जब भी कोई बॉडी होती है ना, एक तो मैं बोलूँ कि जीरो आंसर आएगा, एक तो बोलूँ मैं है ही नहीं चार्ज। एक ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ये न्यूट्रॉन जिससे मिलकर बना हो ना, उसमें से एक चीज का चार्ज हो, सपोज कर रहा हूं मैं, +2 और दूसरी चीज का चार्ज क्या हो, -2। क्या इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है ना, देखो +2 भी है और -2, ये दोनों चार्ज है ना। यस सर। लेकिन नेट चार्ज इनको जब जोड़ के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जीरो। Zero. इसलिए मैंने बोला नो चार्ज नहीं की जगह क्या बोल रहा हूँ, नो। Net charge. समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए बोला। हालांकि ये +2 नहीं होता, मैं इसलिए बोलता हूँ, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, तो याद रखना इस चीज। चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज जीरो अभी के लिए। तो हाँ, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव। अभी हमने एक चीज बात याद रखी है, स्ट्रेंथ हमने सबकी देखी है, तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम एकता के डाटा को एक बार भूल जाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि हमको बाद में स्क्रीन मेरी ही मिलेगी, है ना। एकता के डाटा को भूल जाओ। अब मेरे डाटा के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन, आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहे तुम एकता का डाटा देख लो चाहे तुम मेरा डाटा देख लो, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तुम्हें दिखने में। Strong nuclear force. सब एग्री है इस बात से, Yes, 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 sir. yes, sir. ठीक है। कोई ऐसा भी है जो इससे एग्री नहीं है, वो हैंड रेज कर ले फटाफट। एवरीवन इज एग्री, ओके। तो रिपीट कर तो करके बोला। मैं बोल दूं कि ये जो है स्ट्रेंथ में सबसे पहले नंबर पे आएगी, राइट। Yes, sir. दूसरे नंबर पे कौन आएगी, Yes, sir. 10⁻⁴ Electromagnetic जो बोल रहे force. हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो हैंड डाउन ही रखें, जो बोल रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स वो हैंड रेज करें। कोई नहीं है तो यहाँ पे सर 2 आप नंबर ये डाल बोल दूं। सेकंड नंबर पे कौन है? यस सर। तीसरे नंबर पे कौन आएगी, Weak Weak nuclear nuclear force. force. Gravitation. Gravitational. वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या साइन है सबके आगे, Minus. अगर ये पॉजिटिव होता तो सारा ऑर्डर क्या हो जाता, ऑपोजिट। Uल्टा. क्योंकि 10⁻³ -39 का मतलब हो गया, या देखो यहाँ पर डिवाइड में हो गई, अगर ये प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में होता, ठीक है। Yes, ये sir. बात तो सबको क्लियर है ना, मैथ्स है जो Yes, Yes, sir. sir. अभी के लिए, अभी के लिए हमेशा ही इन चारों फोर्सेज में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे नंबर पे है, Weak nuclear force. अरे बोलो, Weak Weak nuclear force. और चौथे नंबर पे क्या है, Gravitational. Gravitational force. तो समझ में आ रहा है सबको, राइट। Yes, तो sir. याद रखना, तो सेकंड नंबर जो फोर्स आ रही है वो इलेक्ट्रो, Magnetic force. Magnetic force. Magnetic जो फर्स्ट प्राइज ले रहा है कोई सेकंड प्राइज ले रहा है, तो सेकंड प्राइज वाले में भी थोड़ी सी तो जान है ना, Yes, sir. यस सर। फर्स्ट वाले से कम है लेकिन है तो सही, राइट। चलो यस सर। अब मैंने बात की थी एटम के बारे में थोड़ा सा, अब बात करी थी हमने, एटम मिट भी गया हमारा, वाओ, आगे करी होगी, हाँ ये रही। तो यहाँ पर था हम
कि प्रोटॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन और प्रोटॉन पे कौन सी फोर्स लग रही होगी चारों में से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इतना सब को क्लियर है, राइट? यस तो इन दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव? तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे? रिपेल रिपेल क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन। रिपेल कर रहे होंगे मतलब दूर भागे, रिपेल कर रहे होंगे मतलब दूर भागेंगे। लेकिन न्यूक्लियस तो इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे हुए से होते हैं ना, पैक्ड होते हैं, राइट? न्यूक्लियस के एक अंदर, बता है ना? क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है? एक बार बता दो इलेक्ट्रिक। हाँ, और एक बार और बताते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज है तो इनके ऊपर जो फोर्स लगी है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? और पॉजिटिव का नेचर क्या होता है? ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। रिपेल कर दे। रिपेल करना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जब होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन, वो एक दूसरे के साथ होते हैं ना? यस सर। अगर साथ ना होते तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती ना? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत सारे भी हो सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2 प्रोटॉन भी एक दूसरे से रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो वो कैसे अरेंज हुए हैं? हालांकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो वो एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू बाइंडिंग। क्या बोल रहे हो? सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह न्यूक्लियर से फोर्स के कारण। हाँ हाँ, तो वो आप जिनको पता है वो बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी जिनको नहीं पता, ठीक है, और जिनको पता है ना, वो भी देखे इसको कैसे बोलते हैं हम, है ना? कैसे आंसर आया ये, ठीक है? देखो, अगर मैं एक ब्लॉक है मेरे पास बहुत हैवी, मान लो 7 kg का, उसको मैं यहाँ पर खड़ा होके धक्का लगा रहा हूं, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है, मैंने आंखों पे पट्टी लगा रखी है, ठीक है? मैंने आंखों पे क्या लगा रखी है? पट्टी पट्टी बांध रखी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मान लो कि ये पट्टी है, ठीक है? यस सर। हाँ, लेकिन मैं क्या मतलब मेरे को फील हो रहा है कि मैं तो इसको कहाँ धक्का लगा रहा हूँ, इधर, राइट? लेकिन ये कहाँ आ रही है ब्लॉक? मेरे पास, मेरे पास। मैं इसको कहाँ धकेल रहा हूँ? आगे की आगे की तरफ। लेकिन ये आ कहाँ रही है एक्चुअल में? पीछे को। मेरे पास। ये कैसे हो सकता है? मैं सर वहाँ से अपोजिट साइड से ज्यादा तेज फोर्स हो। वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? केशव ने। हाँ केशव। देखो सारे समझे इस बात को कि मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं आंखें बंद है, इसको मैं धकेल रहा हूँ यहाँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये आ कहाँ रहा है? यहाँ। समझ में आ रही है? मैं इस पेन को कहाँ धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ? इधर, लेकिन ये आ किधर रहा है? इधर। समझ में आ रही है सबको क्या कंडीशन है? ये वो ब्लॉक है जिसको मैं धक्का दे रहा हूँ, लेकिन ये हो कहाँ रहा है? मेरे पास ही वापिस आ रहा है। मैं इसको दूर धक्का दे रहा हूँ, ये मेरे पास वापिस आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा क्यों, कब हो सकता है कि केशव ने बहुत सही आंसर दिया कि यहाँ पर कोई मेरे से भी ज्यादा तगड़ा बंदा फोर्स लगा रहा हो, ज्यादा, राइट? यस ये तो तभी मुमकिन है। सपोज करो यहाँ पे मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, यहाँ पर वो वही द ग्रेट खली खड़े हैं और वो धक्का लगा रहा है, तो मेरा ब्लॉक कहाँ जाएगा? मेरी तरफ जाएगा ना, राइट? इस साइड। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पर से जो फोर्स लग रही थी वो क्या थी? ज्यादा थी, राइट? यही मतलब है। और मेरी जो फोर्स थी वो क्या थी? कम। हालांकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन जो सामने बंदा है वो कौन है भाई? खली है ना? उससे तो मैं इतनी ज्यादा लगा नहीं पा रहा। तो वही बात है। अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी अभी के लिए। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसी थी?
रिपल्सिव, तो उसकी वजह से तो वो तो पूरी जोर लगा रहा था। कितने नंबर पे आती है इसकी स्ट्रेंथ? देखो क्या प्राइस मिला हुआ स्ट्रेंथ में इसको, सेकंड। सेकंड प्राइस है, और मतलब अच्छा खासा जोर है, और बहुत जोर लगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, बॉन्ड। पास हो गए। पास। ये वाली फोर्स भी काम नहीं कर रही, जो जिसको दूर धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई इससे भी ज्यादा एक फोर्स कोई इसमें एक है। ऐसी खली फोर्स खड़ा है, है। एक खली बंदा ऐसा भी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी फेल कर रहा है ना, Yes, है ना। Yes, yes, का नेचर क्या था अभी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसे जाने चाहिए, दूर, लेकिन ये कैसे है, पास में। पास। इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जिसका नेचर रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव। होगा, स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सबको क्लियर है। ऐसी कोई फोर्स होगी जिसका नेचर तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा, और वो किससे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वाली कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आई। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में क्या रखती है, जोड़ के। जोड़ के समझ में आ रही है। कौन बोल रहे क्वेश्चन, सर ऋषभ। हाँ बोलो ऋषभ। सर जैसे कि एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, हाँ तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है मतलब घूमते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन होते हैं, फिर वो दोनों आपस में मतलब अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं ना, जो है वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ऐसे बोल रहे हो, इसमें भी क्यों नहीं बच्चे यही जाते? आंसर है। ऐसे ही बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर जाते। यस सर। यही क्वेश्चन है जिसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं थोड़ी सी बाद में दे सकता हूँ, बट अभी सुन लो, मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके आंसर दो है, दो चीजें हैं। एक तो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा है, पढ़ा है ना, कि बोहर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पर्टिकुलर और मतलब एक कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकता है, राइट। यस सर। वो हर ऑर्बिट में नहीं पा सकता, हम पाया नहीं जाता। और उस ऑर्बिट में तुम्हें पढ़ा भी हुआ है, L = NH पाई, ऐसा कुछ NH/2 पाई पढ़ा है ना, एंगुलर मोमेंटम वाली बात पढ़ी है। कोई बात नहीं। अब बोहर ने एक पोस्टुलेट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑर्बिट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, राइट। ये बोहर ने बोला हुआ है। तो सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह तो नहीं मिल सकता हमें, ये तो पक्का है। तो ये भी संभावना खत्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन वहां न्यूक्लियस के कहां पर मिलेगा, अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो फोर्स लग रही है बच्चे, वो कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। है ना। ऋषभ को भी समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये ऋषभ नहीं बोला है। हाँ ऋषभ कहाँ है, जो जिसका क्वेश्चन था वो कौन है, सर ऋषभ। हाँ ऋषभ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स लग सकती थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन अभी हमने बात की है न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स बैठी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन चाहे भी ना, पहला तो वो बोहर की बात से भी क्लियर होता है, इलेक्ट्रॉन चाहे भी कि मैं न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लूं या मैं उसकी तरफ खींचा चला जाऊं, लेकिन उससे अपोजिट एक और फोर्स है, खली बैठा है वहां पर। कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो कहता है नहीं, पहले प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो तू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराने चाहिए, पास आना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहता है नहीं, मैं किसको पास कर रहा हूँ, प्रोटॉन और प्रोटॉन को। मैं किसके अपोजिट हूँ, तुम्हारे अपोजिट हूँ। समझ में आ रहा है ऋषभ? यस सर। हाँ थोड़ी जोर से बोलो, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया।
ये सर आगे समझ में। हाँ, क्योंकि अंदर एक और पावरफुल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो कहता है नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। प्रोटॉन को कहता है तू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में नहीं अट्रैक्ट हो सकते, क्योंकि अभी रुक जाओ, मेरे पास जो तुम इकट्ठे हो मैं तुम्हें बांधूंगा। वो कौन है? प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। अभी देखते कैसे। तो हमने बात की कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो चीजें थी? प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो इनको जो बांध के रखता है वो कौन है? स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन न्यूक्लियर प्रोटॉन कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अब दो ही तो चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो और इसका नेचर कैसा है? अभी हमने पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे, ऐसे याद रख लिया करो, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे न्यूक्लियस में, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है? तुम दोनों पास में रहो। तो इन दोनों को जो पास में रखे वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स है? पॉजिटिव और पॉजिटिव, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, अटैच हो सकता है ना? यस सर। और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। प्रोटॉन क्या चाहता है? वो प्रोटॉन के साथ हो, क्या पता न्यूक्लियस के अंदर, है ना? प्रोटॉन क्या पता न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ पड़ा हो, क्या पता प्रोटॉन किसके साथ पड़ा हो? न्यूक्लियस के साथ न्यूट्रॉन के साथ पड़ा हो। और क्या पता न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे पड़े हो, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। ये पेयर बन सकते हैं ना। क्या पता प्रोटॉन और प्रोटॉन इकट्ठे पड़े हो न्यूक्लियस के अंदर, क्या पता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो, क्या पता न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी हो। देखो ध्यान से, समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दिख रहा है सबको? यस सर। ये न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन भी है और क्या है साथ में? न्यूट्रॉन। सारे बोलो भाई, सारे बोलो। प्रोटॉन और हमेश क्रिश माइक ऑफ करो भाई, जिसका भी माइक ऑफ ऑन है वो करो प्लीज। किसका ऑन है? ठीक है। हाँ, तो देखो ये सब में समझ में आया। प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, दोनों है न्यूक्लियस के अंदर। दिख रहे होंगे सबको? तो देखो कैसी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये दोनों इकट्ठे भी तो रह सकते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर। देखो दिख रहे हैं। और ये दोनों भी तो इकट्ठे रह सकते हैं, दिख रहे हैं। और ये दोनों भी तो इकट्ठे रह सकते हैं, दिख रहे हैं। तो इसमें क्या बना? प्रोटॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बना? प्रोटॉन और ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। और तो तीनों हो सकते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन, अब मैंने अट्रैक्टिव नेचर तो बता दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का है। अब मैं देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है या नहीं करती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है या नहीं नहीं ये देख रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों पे तो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मैं तो कहूंगा अगर लग रही है पास में आ रहे तो चार्ज तो है, तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती हो, राइट? क्योंकि इनके ऊपर तो चार्ज है। यस सर। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पर देखो चार्ज क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है? नो सर। नहीं है। नेट जीरो चार्ज। इस पे देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है? नो सर। पे चार्ज है? नो सर। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बांध रखे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने, जिन पे चार्ज नहीं है। तो क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती होगी? नो सर। नहीं करती। तो इसका मतलब यही है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। कैसी है? चार्ज इंडिपेंडेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और इसी से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी प्रोटॉन और प्रोटॉन में लग रही होगी उतनी ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी लग रही होगी। न्यूट्रॉन में भी लग रही होगी, क्योंकि ये चार्ज पर इंडिपेंडेंट है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, बताओ प्रोटॉन, अगर कोई डाटा नहीं गिवन और सीधा ये पूछ रखा है, बताओ प्रोटॉन और प्रोटॉन पर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर इसमें से सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके अंदर लग रही है, क्या बोलोगे? सेम दोनों में सर बराबर लग रही है। बताओ दोनों में दोनों इक्वल सेम दोनों फोर्स बराबर। क्यों? क्योंकि ये चार्ज चार्ज पे डिपेंड इंडिपेंडेंट फोर्स है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, समझ में नहीं आ गया ये करती। बात? अगर कोई डाटा नहीं गिवन, डाटा गिवन होगा तो हम आगे बाइंडिंग वो अलग चीज है। अभी के लिए इस चैप्टर से आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यस सर। समझ में आया? क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्या बोले हाँ, थे? बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? क्वेश्चन कर दो एक बार रिपीट, मैंने जो पूछा बोला था था अगर अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताओ प्रोटॉन और प्रोटॉन में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, एक तो फर्स्ट केस ये दिया मैंने, दूसरा केस ये दिया, इसमें बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से में ज्यादा लग सकती है? अगर दो ही ऑप्शन है मान लो तुम्हारे पास, फर्स्ट में या सेकंड में, तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन और प्रोटॉन। अच्छा, तीन ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट में, सेकंड में, या दोनों में से कोई नहीं? दोनों में से कोई नहीं। कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों में हमारे हिसाब से अगर मैं देखूं तो दोनों में ऐसी लगनी चाहिए, इक्वल सेम इक्वल लगनी चाहिए, फोर्स क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। नहीं उसको नहीं बता लेना, उसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, उसको कोई डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है इस चीज के। समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारे पास चार्ज भी नहीं है तो भी तुम्हें जोड़ के रखेगी, और चार्ज है तो भी तुम्हें जोड़ के रखेगी। जोड़ के रखेगी। इसीलिए ये हमेशा कैसी है? इंडिपेंडेंट टू चार्ज। हाँ, और ये कैसी है, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर चार्ज पे सोचो डिपेंड होती तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कैसे कर रही है फिर, है ना? सॉरी, अट्रैक्ट कैसे कर रही है ना? सोच सकते हैं हम ये बात भी, राइट? यस सर। तो हम सीधा बोल भी सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दो बातें बोल रहा हूँ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ आ गई? यस तो सर। अभी हमें तीन फोर्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में फटाफट देखो, कोई डाउट हो तो इन पहले दो पॉइंट्स में, नेम और रिलेटिव स्ट्रेंथ, कहाँ कहाँ लगती है और स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसमें कोई डाउट है किसी को? फटाफट देखो, सर बोलो बोलो बोलो। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या फर्क होता है? हाँ बेटा, ये ना एक्चुअली मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ना तुम्हें बता तो सकता हूँ अभी थोड़ा बहुत, लेकिन हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तुम पढ़ोगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होती है ना एक्चुअल में, जहां तुम्हारा, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जहां तुम्हारा डिके होता है, डिके, रेडियो एक्टिव डिके, सुने हैं नाम? यस यस सर। सर। हाँ, रेडियो एक्टिविटी होती है जब कोई एटम होते हैं ना, जैसे बहुत बड़े बड़े हुए हमारे यूरेनियम टाइप, हाँ ये सारे क्या होते हैं? डिके होते हैं। डिके इन द सेंस क्या होते हैं? रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या होते हैं? रेडिएशन। डिकेज में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा डिके, अल्फा डिके। एक में अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक में बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है? तो इन्हीं डिकेज में जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है ना, कई डिकेज में, सब में नहीं, कई डिकेज में, उस फोर्सेस का नाम क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। स्पेसिफिकली इसका जो तुम गूगल भी करोगे ना तुम्हें दिखेगा, एग्जांपल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके, स्पेसिफिकली बताएंगे, क्या बोलेंगे? बीटा डिके। बीटा डीके। तो ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है? यस अभी के लिए तुम ऐसा बोल सकते हो कि अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन बताओ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था? यस सर। हाँ, अभी और भी बताऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी इसीलिए मैंने अभी वो थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स छोड़ा है, बाकी सब बताओ। और किसी को कोई डाउट? मैंने मोबाइल से लेफ्ट कर दिया क्योंकि मैंने बच्चों को दूसरी साइड से एडमिट करना है। तो आप बताइए, आपका कोई डाउट है? हम अभी यहाँ से तो इंटरेक्ट करेंगे, मोबाइल से नहीं करेंगे। बस बोलो, सोचो, 5 सेकंड का टाइम है, जिसको डाउट है फटाफट वो करे, माइक ऑन। चलेगा फिर आगे? यस सर। हाँ, अब बात ये आती है कि रेंज देखो, किसकी रेंज? ग्रेविटेशनल फोर्स तो बताओ, एक तो रेंज की बात करनी है अब हमने, है ना? तो अच्छा, मेरी बात इससे पहले सुनो, अब हमने ये पॉइंट भी कर लिया जो लास्ट वाला है, ऑपरेट्स अमंग।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जहां जहां मास होगा वहां वह ऑपरेट होगी या नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. ये मास की वजह से लग रही है फोर्स। Yes, sir. तो जहां जहां मास होगा, मास नहीं मास, वहां वहां मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसलिए इसकी ऑपरेट समंग में किस किस पार्टिकल के बीच में लगेगी? सबके बीच में। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द Universe. यूनिवर्स। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अब दूसरी क्या आती है हमारे पास? सोचो। सर क्या? दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो Electromagnetic देखो, force. वो पॉजिटिव पे डिपेंड करती थी, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करती थी या नहीं करती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? Yes, sir. करती थी। तो उस वहां कहाँ लगेगी? जहां जहां हमारे पास ऐसे होंगे चार्ज पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? Charged particle. ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चार्ज पर डिपेंड करती थी? No, sir. नो सर। नहीं। No, तो sir. चार्ज इसमें लिख दोगे कि इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या? न्यूक्लियॉन्स। Nucleons. न्यूक्लियॉन्स। ये क्या होता हुआ? सर ये सोचो न्यूक्लियस। सोचो। देखो, न्यूक्लियस की बात की थी ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी क्या? तो ये बताओ मुझे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जो आपस में क्या करती थी? जोड़ के रखती थी. जोड़ के रखती थी। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते थे? न्यूक्लियस के अंदर। Yes, sir. तो Yes, न्यूक्लियस sir. के अंदर जो भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, इन्हीं को कंबाइंड करके एक नया वर्ड लिख दिया मैंने। क्या? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल दिया? Nucleons. समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ। तो अब समझो, क्योंकि ये देखो ऐसे बोलूं कि मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अभी हमने देखा है पीछे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लग रही है? देखो, प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी लग रही है, बोला था ना अभी। यहाँ पर देखो, Yes, sir. प्रोटॉन में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लग रही है, और न्यूट्रॉन और Neutron में भी लग रही है. न्यूट्रॉन में भी लग रही है। सबको हटा के मैं एक चीज बोल सकता हूँ सीधा ही, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लग रही है? Nucleons में. न्यूक्लियॉन्स में लग रही है। उसके अंदर ये सब आ गए, प्रोटॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन में भी आ गया। क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है और Protons and neutrons. तो सीधा ही बोल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। कहाँ Nucleons. लगती है? Nucleons में. कोई दिक्कत किसी को? Sir. नो सर। ठीक है। तो आप लोगों का 5th बैच है ना, आई थिंक जेई 5th। Yes, sir. तो यहाँ तक हमें समझ में आया, रेंज तक? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। तो यहाँ तक तो हमें कोई डाउट है नहीं। अब हम बात करते हैं अपना किसका भला? बोलो। ऑपरेट समंग में हमें तीनों चीजें समझ में आई। देखो, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स मासीस के बीच में लग रही है और सारे ऑब्जेक्ट्स में आ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। किसके बीच में? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उसमें कई तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जैसे तुमने किसी ने मेरे से पूछा भी था, ऐसे पार्टिकल अभी तुम्हारे को इनके बारे में पढ़ाया जाएगा आगे। अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, मैं तुम्हें हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये पार्टिकल होते हैं हमारे पास, मीजोन्स, बोजोन्स, कुछ दिख रहा है क्या? बोजोन्स, फर्मियोन्स, ये दिख रहा है सबको? Yes. यस सर। फर्मियोन्स, प्रोटोन, इनको नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। इनमें से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैवी होते हैं, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? लाइट होते हैं। क्या होते हैं? Light. तो हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में भी जो फोर्स लगी है उसको भी क्या बोलता हूं मैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर Force. फोर्स। और जो लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बच गए उनमें जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? Weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो पूछ रहा था, उसमें एक फोर्स यहाँ भी लगती है, बीटा डीके में भी लगती है
और यहाँ पर भी लगती है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, इंट्रो है तुम्हारा, इसको ये मत समझो कि ये समझ नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अभी तुम्हारे थोड़ा हिंट मिल जाना चाहिए। तो हमें जो फोर्सेस पढ़ी है समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हमारा कहाँ पर है, ध्यान से अगर देखो। आपके नाम से एक सेकंड में म्यूट कर दूं उनको। हाँ, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा कहाँ है, बताओ वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ है? Example light elementary. लाइटर, मैंने बोला एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अभी तुम्हें नहीं पता एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, एटम से भी छोटे बात. छोटे एग्जांपल दिया तुम्हें, मिजोन्स, बोसोन्स, फर्मियोन्स, Fermions. ठीक है। हालांकि इनमें से भी बहुत चीजें आएंगी अभी आगे तुम पढ़ोगे, इनको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कौन एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल ठीक है ये। तो इनमें जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? Strong nuclear और force. इनमें जो लाइटर होते हैं उनमें कौन सी होती है? Weak nuclear और force. एक nuclear का एक एग्जांपल और भी दिया था, बीटा डीके। क्या? बीटा डी Beta. तो रेडियो एक्टिविटी में होता है, तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मेन हमने तीन चीजें पढ़ ली, रिलेटिव स्ट्रेंथ और ऑपरेट्स अमंग। ऑपरेट्स अमंग कहाँ कहाँ लगती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? स्ट्रॉन्ग Nuclear force. और कहाँ पे लगती है ये? Nucleons में. न्यूक्लियॉन. एक सेकंड होल्ड करोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर म्यूट है। सबमिट आपका बाइक. हाँ ओके ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ तक बात कर ली थी कि, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहां तक हमने बात कर ली थी। और हमने एक और चीज बात की थी, बोलो, कि ये कहाँ कहाँ लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जहां जहां हमारा मास होगा वहां वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, राइट, Yes, Yes, sir. sir. जिनके पास Yes, मास। sir. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी? जहां पर पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो Attractive हो यानी जाएगा. चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगी? न्यूक्लियस जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियॉन्स में. तो देखो हमने ये बात की कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस से बाहर लग रही है। No, No, sir. sir. कहाँ लग रही है? न्यूक्लियस के अंदर अंदर. अंदर लग रही है। अंदर. इसका जो दायरा है ना वो न्यूक्लियस के लगभग अंदर का है। न्यूक्लियस के कहाँ है? अंदर का अंदर है। तो इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियस का अंदर। तो मैं आपको एक बात भी और बता दूं, न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना उसको बोलते हैं फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं? वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस -15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 टू द पावर माइनस 15 और अब meter. तुम 15 मीटर. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज देखो कितनी है, कितनी है? -10 raised to power -15 meter. माइनस नहीं है, वो साइन मैंने माइनस नहीं है, वो साइन बताया है। किस चीज का होता है ये? सिमिलर, अप्रोक्सीमेट। वेरी गुड, अप्रोक्सीमेशन। किसका होता है? Approximate. इसका साइन क्या है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो साइज है रेंज है वो कितनी है? 10 टू द पावर -15, यानी न्यूक्लियस के अंदर बस। समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. और जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स समझ में नहीं आई थी वो ध्यान से सुनो। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हमारे पास? 2 है ना, अभी जो बात की है हमने। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से हैं वो 2 न्यूक्लियॉन्स? बताना मुझे। Proton और neutron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको तो बोल दिया स्ट्रॉन्ग। Nuclear force. Nuclear force. लेकिन इन न्यूट्रॉन भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा, है ना?
Yes, sir. अब प्रोटॉन भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। Yes, sir. Yes, sir. इन Yes, sir. प्रोटॉन इस अकेले न्यूक्लियन के ऊपर, पहले तो जो दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स लग रही थी उसको तो क्या बोला था, बोलो। न्यूक्लियर फोर्स। Strong Strong nuclear nuclear force. अकेला अगर इस न्यूट्रॉन की बात करूं, इसके अंदर जो और पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोलूंगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे भी तुम वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझ सकते हो, क्योंकि हमने उस पार्टिकल न्यूट्रॉन के भी हम प्रोटॉन के भी हम अंदर चले गए, उसके अंदर जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोल रहे हैं, Weak nuclear force. समझ में आ रही है। क्लास का टाइम हो गया। Yes, हाँ, sir. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बस छोड़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. No, आना। इसकी रेंज देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इनफाइनाइट समझ में आती है क्योंकि ये बहुत दूर तक लग सकती है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, राइट। Yes, sir. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनफाइनाइट क्यों है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. सर एक Yes, क्वेश्चन sir. मैंने भी पूछना था। हाँ बच्चे पूछो। सर ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए तो मतलब बहुत दूर तक लग सकती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो रेंज ही बहुत कम है। हाँ हाँ बट अगर हम मान लो सन ले लें, मान लो सन ही ले लेते हैं, सन का मास भी बहुत ज्यादा है, और सेम मतलब डिस्टेंस उनका, एक और सन हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब दो सन है और डिस्टेंस उनके बीच बहुत ही कम है, तो क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बड़ी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना, स्ट्रेंथ की बात है। स्ट्रेंथ तो किसमें ज्यादा है हमेशा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। Strong nuclear force. सर अब हमने मास बढ़ा दिया और रेंज बहुत घटा दी ना। रेंज कितनी घटाओगे, देखो न्यूक्लियन सन का साइज देखो, चाहे तुम कितना भी छोड़ दो, सन किसे मिलकर, अगर हर चीज एटम से मिलकर बनी है, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस और एक सन में तो हमेशा डिफरेंस रहेगा ही बेटे, राइट। यस। हाँ, तो वो तो तुम उस साइज तक तो रिड्यूस कर ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो उतने ही रेंज तक सीमित है जितना न्यूक्लियस का साइज है, उसकी शॉर्ट रेंज है, ठीक है। यस सर। कोई और डाउट? Yes. नो सर। No, हाँ, sir. और डाउट होगा तो हम कल भी ले लेंगे। अभी तक क्वेश्चन ये समझ में आया तुम्हें जो मैंने बताया? Yes, sir. यस सर आ गया। ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी भी क्लास है आपकी। ओके सर, थैंक यू सर। Yes, sir. गुड Thank नाइट सर। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. सर आपके Thank you, sir. सेंड कर दोगे? Thank you, sir. सॉरी, सर पीडीएफ सेंड कर दोगे क्या इन नोट्स जो आपने करवाए? हाँ कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।